स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज हम लोग इंटरमीडिएट की इंग्लिश की एक पोएम पढ़ें, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। पोएट्री सेक्शन का अध्ययन करते हैं हम लोग। और कौन सी पोएम पढ़ेंगे? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। जॉन कीट्स साहब की लिखी हुई ये पोएम है, बड़ी ही खूबसूरत पोएम। और ये जॉन कीट्स साहब रोमांस की पोएम लिखने के लिए मशहूर हैं। ब्रिटेन के पोएट हैं, लेकिन किसके लिए ये मशहूर हैं? रोमांस के पोएम लिखने के लिए, प्रेम की पोएम लिखने के लिए, लव पोएम लिखने के लिए ये प्रसिद्ध हैं। ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोएम है, ये इनकी एक बहुत बड़ी कविता से ली गई है, जो यूनान की एक कथा से प्रेरित है। तो यूनान की एक कथा है जिसमें एंडेमियन नाम का एक व्यक्ति है जो मून गॉडेस सिंथिया से प्यार कर बैठता है। ये कहानी कुछ यूं है कि एक जो है लड़का है एंडेमियन नाम का, चरवाहा लड़का है, वह किससे प्यार कर बैठता है? मून गॉडेस सिंथिया से। और ये यूनान की एक कहानी है। तो उसी यूनान की कहानी से प्रेरित होकर के इन्होंने एंडेमियन अ पोएटिक रोमांस इस नाम से लंबी पोएम लिखी। किसने? जॉन कीट्स साहब ने, जिनका जन्म 1795 में हुआ और मृत्यु 1821 में हुई। तो इन्होंने जो एंडेमियन पोएटिक रोमांस नाम की लंबी पोएम लिखी, जिसमें क्या दिखाया है इन्होंने कि एक शेफर्ड बॉय है जिसका नाम है एंडेमियन। वो मून गॉडेस सिंथिया से प्यार कर बैठता है। अब वो सिंथिया की खोज में जंगल जंगल भटकता है, नदियों की ओर जाता है, सघन वन प्रदेश की ओर जाता है। तो वो हर जगह जाता है तो उसको सौंदर्य का दर्शन होता है। पूरा संसार किसका पुजारी है? सौंदर्य का पुजारी है। अगर हमारे जीवन में अगर हम ये ना सोचें कि कल का दिन सुंदर होगा, सुंदर केवल वस्तु नहीं होती है, सुंदर हमारी भावनाएं भी होती हैं। अगर हम ये ना सोचें कि कल का दिन हमारा सुंदर होगा, तो हम कल के दिन का इंतजार नहीं करेंगे और हमें जीने की इच्छा ना होगी। तो कवि ने इसमें कुछ ये दर्शाया है कि हम इसलिए जीना चाहते हैं, हम इसलिए आने वाले कल का इंतजार करते हैं, हम इसलिए टुमारो का वेट करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं, ये कल्पना करते हैं कि आने वाला जो दिन है कल, वो सुंदरता से भरा होगा। तो मनुष्य की ये प्रवृत्ति होती है कि वो किसका पुजारी है? सौंदर्य का पुजारी है। तो इस पोएम में अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इस पोएम में जॉन कीट्स साहब ने ये दिखाया है कि जिसको हम सुंदर मानते हैं, क्या रियल में वो सुंदर है? जिसको हम सुंदरता समझते हैं, क्या वास्तव में वो सुंदरता है? आइए इस कविता में हम लोग प्रवेश करें और एंजॉय लें इस कविता का, और देखें कि संसार में जॉन कीट्स के अनुसार क्या क्या सुंदर है। अपने लोगों के आंखों को तो कुछ और सुंदर लगता है, लेकिन जो अपनी आंखों को सुंदर लगता है, अपने लोगों की आंखों को, क्या वास्तव में वह सुंदर है? इसी प्रश्न का जवाब दे रही है ये पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सिंथिया, मून गॉडेस और एंडेमियन एक शेफर्ड बॉय के कथानक पर लिखी गई है। आइए प्रवेश करें। कवि क्या कहता है? जॉन कीट्स साहब क्या कहते हैं? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। देखिए, ये सौंदर्य को कुछ अलग ढंग से देखते हैं जॉन कीट्स साहब। क्या कहते हैं? अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग एक वस्तु, ऑफ ब्यूटी फॉर की, सौंदर्य की, सुंदरता की जो भी चीज होगी, जो भी चीज इस दुनिया में सुंदर होगी, इज अ जॉय फॉर एवर, जॉय आनंद, फॉर एवर सदैव, ऑलवेज। जो चीज सुंदर होगी वो हमेशा हमें खुशी देगी, आनंद देगी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, जॉय फॉर एवर, फॉर एवर, ऑलवेज, हमेशा जॉय, आनंद देने वाली होगी। भैया, जो चीज सुंदर होगी वो केवल दिखने में सुंदर नहीं होगी, बल्कि उस चीज से अपने लोगों को आनंद मिलेगा, इंजॉय मिलेगा। अगर किसी चीज को देख करके हमें अच्छा लगे और एक दिन अच्छा ना लगे, हमेशा अच्छा लगे, सदैव सदैव अच्छा लगे, वो सदैव सदैव के लिए हमें आनंद दे, तो समझ लेना है कि वह चीज ब्यूटीफुल है। जो बाबा को भी सुंदर लगी हो, पापा को भी सुंदर लगी हो, हमको भी सुंदर लगे, आने वाली पीढ़ियों को भी सुंदर लगे, खुशियां दे, आनंद दे, समझ लेना वही है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। क्योंकि जॉन कीट्स कहते हैं कि
अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये जो सुंदर चीजें होती हैं ये हमें हमेशा हमेशा खुशियां देती हैं। दिखने में सुंदर नहीं, जो खुशियां दे वही सुंदर है। अगली लाइन देखें, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। आगे कभी कहता है इट्स लवलीनेस, इट्स इसका किसका, सुंदरता का, सौंदर्य का, लवलीनेस प्यारापन, इंक्रीजेज बढ़ता जाता है। तो जो चीजें सुंदर होती हैं ये नहीं है कि आज सुंदर है कल कम सुंदर हो जाएंगी ना। अगर आज कोई चीज सुंदर है कल और सुंदर हो जाए, उसका प्यारापन और बढ़ जाए तो समझ लीजिए वो सुंदर है। अगर सौंदर्य घटने लगा तो वो सुंदर नहीं है। मनुष्य का सौंदर्य तो बच्चा सुंदर होता है, यौवनावस्था सुंदर होती है, लेकिन बुढ़ापा सुंदरता से भरा नहीं होता है। तो इसका मतलब जिसको हम सुंदरता कहते हैं चमड़ी की सौंदर्य, चमड़ी का सौंदर्य, वो सुंदरता नहीं है। लेकिन अगर बुढ़ापे में भी कोई किसी को खुशियां दे रहा है तो इसका मतलब वो सुंदर है। दिखने में सुंदर नहीं है, क्यों? क्योंकि जॉन कीट्स कहते हैं कि जॉय फॉर एवर, वही चीज सुंदर है जो हमेशा हमेशा किसी को या पूरी दुनिया को आनंद दे, वो सुंदर चीज है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसका जो प्यारापन है, सुंदर चीजों की जो खूबसूरती है, जो उसका प्यारापन है, इंक्रीजेज, इंक्रीजेज कहां से होता है बेटा? बढ़ता है। तो इसका प्यारापन, इसका सौंदर्य, इसकी सुंदरता, इसका लवलीनेस बढ़ता जाएगा, कभी कम नहीं होगा। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इट विल नेवर, ये कभी नहीं, पास गुजरेगा, इनटू नथिंगलेस, कुछ में, जीरो में, नथिंगलेस जीरो। सौंदर्य कभी जीरो में परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि जिसको हम सौंदर्य कहते हैं जॉन कीट्स उसको सौंदर्य नहीं बोल रहे हैं। जो सुंदर चीजें होंगी, जो खुशियां देने वाली चीजें होंगी, वो कभी जीरो नहीं होंगी। उसका लवलीनेस, उसका प्यारापन, उसका भोलापन, उसका सौंदर्य नित्य प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, अर्थात वो नित्य प्रतिदिन खुशियां देती रहेंगी और ज्यादा देंगी और ज्यादा देंगी। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, सुंदर चीजें कभी जीरो नहीं हो सकती। ये नहीं कि सौंदर्य ने जो हमको खुशियां दी है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाए ना, वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। और नेवर पास इनटू नथिंग, पास का मतलब परिवर्तित होना, नथिंगनेस फॉर जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकती, कभी शून्य नहीं हो सकती। सुंदर चीजें कभी खत्म नहीं हो सकती, ये निरंतर बढ़ेंगी। आगे जॉन कीट्स साहब क्या कहते हैं? बट विल कीप अ बावर। अब कुछ उदाहरण दे रहा है कवि, कहता है ये जो सुंदर चीजें हैं बट लेकिन विल कीप अ बावर, ये एक बावर बनाएंगी। बावर का मतलब होता है बेटा निकुंज, छाया वाला स्थान। तो ये एक छाया वाला स्थान, अब ये छाया वाला स्थान, पेड़ के नीचे जब हम लोग जाते हैं तो क्या छाया दिखने में सुंदर होती है? नहीं, लेकिन छाया अपने लोगों को खुशियां देती है। हम गर्मी की तपिश से परेशान होकर के जब किसी पेड़ के नीचे जाते हैं तो अपने लोगों को आनंद मिलता है कि नहीं? अपने लोगों को खुशियां मिलती है कि नहीं? मिलती हैं। इसका मतलब ये जो पेड़ों की छाया है ये निश्चित रूप से अच्छी चीज है, ये सुंदर चीज है। सुंदर चीज कौन है? जो हमको खुशियां दे। बट विल कीप अ बावर, बल्कि सुंदर चीजें क्या बनाएंगी? एक छायादार स्थान, बावर सैडोई प्लेस, सैडी प्लेस, एक छायादार स्थान बनाएंगी। क्वाइट फॉरेस्ट, जो हमारे लिए बिल्कुल शांत भरा होगा। ये जो छायादार स्थान होते हैं ये शांत होते हैं, और हमें पूरी जिंदगी क्या तलाश रहती है? शांति की तलाश रहती है। शांति की तलाश क्यों रहती है? शांति की तलाश इसलिए रहती है क्योंकि शांत में हमें आनंद मिलता है। तो ये जो निकुंज होता है, जो छायादार प्रदेश होते हैं, जो छायादार पेड़ होते हैं, इनके नीचे बैठने से हमें शांति मिलती है, शांति से हमें खुशी मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये छायादार स्थान जो है ये क्या है? ये सुंदर चीजें हैं, ये ब्यूटीफुल थिंग है। आगे कभी क्या कहता है? एंड अस्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और आगे कभी कहता है एंड अस्लीप, और एक नींद, सोना, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, फुल जो भरा हो, स्वीट ड्रीम्स मधुर सपनों से। अब अगर हम लोग सो रहे हैं और हमको मधुर सपने आ रहे हैं, प्यारे प्यारे सपने आ रहे हैं, सपना देखने में पैसा नहीं लगता है। आप सोएं, अब चाहे अच्छा सपना देखें और चाहे बुरा सपना देखें, आपकी नींद लगी, जैसे आपको झपकी लगी, वैसे आपने देखा कि कोई एक शेर आपके पीछे पड़ गया और आप भगे। अब पूरी रात शेर आपके पीछे लगा रहा, आप भगते रहे, परेशान होते रहे, चिल्लाते रहे। ये कैसा सपना है? बड़ा डरावना सपना है। पूरी रात
पूरा दिन टेंशन में बीता था और पूरी रात सोचा था कि सो करके आराम मिलेगा, तो पूरी रात टाइगर ने पीछा किया, शेर ने पीछा किया, एलिफेंट ने पीछा किया। बस 2-4 अंगुल की दूरी थी दोनों में। अगर शेर एक बीता और बढ़ जाता, 4 अंगुल और बढ़ जाता, तो सीधा अपने लोगों के ऊपर प्रहार कर देता। अगर ऐसा सपना हम देख रहे हैं तो बताइए इससे क्या मिल रहा है? ये खुशियां दे रहा है? नहीं। इसीलिए कभी कह रहा है स्वीट ड्रीम। और अगर हम लोगों को झपकी लगी और झपकी लगते ही अपने लोगों ने देखा कि हम लोग पहुंच गए स्विट्जरलैंड की वादियों में, कुल्लू मनाली की सैर करने लगे, गोवा की सैर करने लगे, अच्छी अच्छी चीजें और सब होटल और सब फ्री हो गए, पैसा कोई और दे रहा है, मस्ती हम कर रहे हैं, कितना मजा आएगा? स्वीट ड्रीम्स। आपका कोई बिछड़ा दोस्त मिल गया सपने में, पूरी रात आप उसी के साथ रहे, कितना मजा आया? तो भैया ये जो सपने होते हैं इसको देखने में पैसे नहीं लगते, लेकिन नींद आते ही कभी बुरा सपना आ जाता है, कभी अच्छा सपना आ जाता है। तो कभी कहता है कि अगर अच्छा सपना आ गया, स्वीट ड्रीम्स, स्वीट स्वीट लोगों से आप मिले, मधुर मधुर प्यारे प्यारे लोगों से आप मिले, तो स्वीट ड्रीम्स। तो नींद जिसमें मधुर सपने आ जाएं, भैया वो भी क्या है? सुंदर चीजें हैं। तो पहली बात तो पेड़ों की छाया सुंदर चीज है अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स। और दूसरे नंबर पर ये जो नींद है जिसमें अच्छा सपना आए, अच्छे सपने आए, स्वीट ड्रीम्स हैं, स्वीट स्वीट लोगों से मिले, स्वीट स्वीट चीजें देखें, तो समझ लीजिए स्वीट ड्रीम्स। अगर नींद में स्वीट ड्रीम्स आया, मधुर सपना आया, तो समझ लीजिए ये नींद भी क्या है? ये नींद भी अच्छी सुंदर चीज है, ब्यूटीफुल थिंग्स है। तो दूसरी चीज क्या हो गई ब्यूटीफुल अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स? स्लीप, नींद। और नींद तो अच्छी नींद बड़ी दुर्लभ है। सोना सोना ही है, सोने से ज्यादा कीमती है ये सोना, लेकिन सोना सोने नहीं देता है। अगर सोना अपने लोगों के पास ज्यादा हो जाए तो सो ही नहीं पाएंगे हम लोग। 2 सोना, नींद वाला सोना और गहने वाला सोना। तो गहने वाला सोना घर में ज्यादा हो गया तो सोना सोने नहीं देता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जिसके पास सोना कम है अर्थात धन संपत्ति कम है वो बढ़िया नींद लेता है, और जिसके पास धन संपत्ति ज्यादा है वो 99 के चक्कर में उसको नींद ही नहीं आती है। कभी कहता है वो नींद जो मधुर सपने दे, वह नींद जो मधुर सपने दे, वो क्या है? ब्यूटीफुल थिंग्स। आगे कभी क्या कहता है? एंड हेल्थ, और हमारा स्वास्थ्य, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और क्वाइट ब्रीदिंग, क्वाइट का मतलब शांत और ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। मतलब हमारे जीवन में जो हमारा अच्छा स्वास्थ्य रहे, मतलब हमको मधुर नींद आए, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। क्वाइट ब्रीथ का मतलब यहाँ हमारी जो है शारीरिक क्रियाकलाप से है कि हमारी जो शारीरिक गतिविधियां हैं वो क्वाइट रहें, बिल्कुल शांत रहें, उसमें कोई हलचल ना हो, तो समझ लेना कि ये भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारे श्वास लेने की गति अच्छी हो, हम स्वस्थ हो, हम निरोग हो, तो ये भी क्या है? अ ब्यूटीफुल थिंग्स। देयरफॉर, आगे कभी कहता है देयरफॉर, इसलिए ऑन एवरी मारो, हर टुमारो, मारो मतलब टुमारो, एवरी मतलब प्रत्येक, इसलिए हर टुमारो आर बी रीडिंग, हम बुनते हैं, इसलिए हर टुमारो हम बुनते हैं। रीडिंग का मतलब होता है बुनना, और मारो मतलब टुमारो कल भी हम बुनते हैं, हम गूंथते हैं। अब फ्लावरी बैंड, एक फूलों की माला, फ्लावरी फूलों की बैंड माला, तो इसलिए हम लोग हर आने वाले कल के लिए एक फूलों की माला बुनते हैं, एक फूलों की माला गूंथते हैं। और बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ, बाइंड जो हमें बांध कर रखती है, अस हमें, टू अर्थ पृथ्वी से। तो हर आने वाले टुमारो के लिए, हर आने वाले कल के लिए हम अच्छे अच्छे विचार बुनते हैं। यहाँ फ्लावरी बैंड का मतलब हुआ अच्छी अच्छी चीजें, सुंदर सुंदर चीजें। तो सुंदर सुंदर चीजों की हम कल्पना करते हैं कि कल ऐसा होगा, कल ऐसा होगा, कल ऐसा होगा। कल के लिए हम हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। अगर कल के लिए हम ये सोचें कि कल कयामत आ जाएगी, कल भूकंप आ जाएगा, कल आंधी आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, तो क्या कल का हम इंतजार करेंगे? नहीं। कल को हम अच्छा अच्छा सोचते हैं
इसलिए हम कल का वेट करते हैं। तो हर आने वाले कल के लिए जॉन कीट साहब कहते हैं कि हर आने वाले कल के लिए हम फ्लावरी बैंड बुनते हैं, हम फूलों की माला बुनते हैं, मतलब अच्छे अच्छे विचारों की माला बुनते हैं, हम खूबसूरत चीजों की माला बुनते हैं, इसीलिए हम जिंदा हैं। जॉन कीट्स कहते हैं जिंदा रहने का केवल एक कारण है, क्योंकि हम आने वाले टुमारो को बेटर देखना चाहते हैं, बेहतर देखना चाहते हैं। अगर अपने लोगों के मन में बुरे ख्यालात आने लगे आने वाले कल के लिए, तो कोई आदमी जिंदा रहना नहीं चाहेगा। हम इसलिए सैकड़ों साल जीना चाहते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि आने वाला कल अच्छा होगा, भले अच्छा हो ना हो, लेकिन सपना हम यही सजाते हैं। तो कभी कहता है देयरफॉर, इसलिए ऑन एवरी मारो, हर आने वाले कल को आर बी रीडिंग हम बुनते हैं अ फ्लावरी बैंड, एक फूलों की माला, टू बाइंड अस टू अर्थ, जो हमें अर्थ से बांधे रखती है, जो हमें पृथ्वी से बांधे रखती है, अर्थात पृथ्वी पर जीने की प्रेरणा देती रहती है, खूबसूरत चीजें। ये फ्लावरी बैंड क्या है? अ ब्यूटीफुल थिंग्स। आगे कभी क्या कहता है? स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंट, इस दुनिया में कोई खुश नहीं है। आप 100 लोगों से प्रश्न करें, 99 लोग आपको जवाब देंगे कि भैया मैं अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं हूं। डिस्पॉन्डेंट मतलब निराशा, हर व्यक्ति निराशा में डूबा हुआ है, किसी के पास खुशियां है ही नहीं। इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद, स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंट, इस दुनिया में निराशा होने के बावजूद, इस दुनिया में निराशा होने के बावजूद आप इनह्यूमन, हर आदमी ह्यूमन इनह्यूमन हो गया है। ह्यूमन मतलब आदमी और इनह्यूमन अमानवीय, तो हर आदमी अमानवीय गुणों से ओतप्रोत हो गया है। आदमी को देखिए लगता है कि उसके ऊपर कोई भूत सवार है, किसी को पैसे का भूत सवार है, किसी को घर बनवाने का भूत सवार है, किसी को गाड़ी लेने का भूत सवार है, हर तरह से व्यक्ति परेशान ही है। तो इनह्यूमन, आदमी में अमानवीय गुण आ गया है, मनुष्य ना रहा। विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य क्या है? एक भटका हुआ देवता है, लेकिन मनुष्य अपने को भूल गया तो वो शैतानी हरकत पर उतर आया है। मनुष्य में अमानवीय गुण आ गए हैं। एंड डर्थ का आशय होता है बेटा कमी, और कमी आ गई है। आप नोबेल नेचर, नोबेल मतलब श्रेष्ठ और नेचर माने गुण, स्वभाव। आदमी में अच्छे गुणों की, श्रेष्ठ गुणों की कमी आ गई है। मनुष्य में तो दैवी गुण होने चाहिए, लेकिन मनुष्य में शैतानी गुण आ गए हैं। तो वही बात कभी कहता है कि चारों तरफ निराशा है, खुशियां कहीं नहीं है, इसके बावजूद, अमानवीय गुणों के बावजूद, श्रेष्ठ गुणों की कमी के बावजूद, मनुष्य में मानवीय गुण ना रहे, वो अमानवीय हो गया, श्रेष्ठ गुणों की कमी आ गई, श्रेष्ठ आचरण की कमी आ गई मनुष्य में। लेकिन और आप ग्लूमी डे, और दिन उदास हैं, दिन उदास हैं। आप ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कनेस वे, और कभी कहता है कि चारों तरफ अनहेल्दी है, चारों तरफ अस्वास्थ्यकर वातावरण है, हमारे चारों ओर कुछ अच्छा नहीं दिखता है, सब ऐसी ऐसी चीजें दिखाई पड़ती हैं कि अपने लोगों को बीमार कर दें, अस्वास्थ्यकर चीजें हैं। एंड ओवर डार्कनेस वे, और चारों तरफ अंधेरा छाया है, रास्ता नहीं सूझता है। मतलब हर आदमी के आगे क्या करूं क्या ना करूं, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति है। हर व्यक्ति कंफ्यूज है, चारों तरफ मानो अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं प्रकाश दिखाई ही नहीं पड़ता है। इसके बावजूद मेड फॉर आवर सर्चिंग, फिर भी हम अपनी तलाश जारी रखते हैं। मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम अपनी तलाश जारी रखते हैं। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब चीजों के बावजूद, मतलब मानव में मानवीय गुणों की कमी के बावजूद, और अच्छे आचरण, अच्छे गुणों की कमी के बावजूद, चारों तरफ अंधियारा होने के बावजूद, दिन ग्लूमी होने के बावजूद, उदास निराश दिन होने के बावजूद, इन सब के बावजूद भी हम जीना चाहते हैं। क्यों जीना चाहते हैं? जब संसार में दुख ही दुख है, लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि इस संसार में दुख ही दुख है। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि यह संसार दुख से भरा हुआ है। अगर यह संसार दुख से भरा हुआ है तो फिर भी हम जीना क्यों चाहते हैं? क्योंकि अपने लोगों के मन में आशा रहती है कि आने वाला कल अच्छा हो जाएगा। हम आने वाले दिन को शुभ की कल्पना करके जीते रहते हैं। तो इन सब के बावजूद, तो चूंकि ये कविता लगातार एक में जुड़ी हुई है, आइए हम जो है थोड़ा सा
पोएटिक डिवाइस देखते चले तो बड़ा अच्छा होगा, आपके समझ में आएगा, नहीं तो बाद में आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। जरा देखें, ये पहली बात तो देखें, ये पोएम जो है, पूरी पोएम अगर राइमिंग स्कीम की हम बात करें तो फॉर एवर, नेवर, कीप, स्लीप, ब्रीदिंग, रीडिंग, अर्थ, डर्थ, बेज, बेज, ऑल, पाल, ऐसे लिखा गया है। मतलब हर लाइन आपस में मिल रही है, दो लाइनें, तो इसको हमेशा ए बी ए बी ए ए ए बी बी, जैसे फॉर एवर ए, नेवर ए, ए कीप, स्लीप, बी बी, तो पूरे उसमें पोएम में ऐसी ही राइमिंग स्कीम आपको देखने को मिलेगी, ए बी बी, क्योंकि हर दो लाइन आपस में तुकांत कर रही है, राइमिंग कर रही है। और उसके बाद आइए कुछ और पोएटिक डिवाइस हम देखें। जैसे देखें, दिया गया है बावर, पहला एक देखें, चौथी लाइन है बावर। बावर का आशय होता है बेटा छायादार स्थान। अब बावर छायादार स्थान, यहां बात की जा रही है कि इसकी तुलना सुंदर चीजों से की जा रही है। ये बावर क्या है? बावर एक ब्यूटीफुल थिंग्स है, बावर एक सुंदर चीज है। तो बावर का कंपेरिजन किससे किया जा रहा है? सुंदरता से किया जा रहा है। लेकिन लाइक और एज जैसे शब्द प्रयोग में नहीं लाए जा रहे हैं। तो अगर लाइक और एज जैसे शब्द प्रयोग में नहीं लाए जा रहे हैं तो बताइए यहां कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? बिल्कुल मेटाफर। मेटाफर वहां होता है जहां पर जो है दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाए, लेकिन लाइक और एज जैसे शब्द प्रयोग में ना लाए जाए। तो बावर में कौन सा पोएटिक डिवाइस जाएगा? बिल्कुल मेटाफर। और आगे देखें, स्वीट ड्रीम्स। ये स्वीट ड्रीम्स क्या है? स्वीट ड्रीम्स से बात हो रही है कि स्वीट ड्रीम्स की तुलना ब्यूटीफुल थिंग्स से की जा रही है। स्वीट ड्रीम्स की तुलना ब्यूटीफुल थिंग्स से की जा रही है। बताइए स्वीट ड्रीम और लाइक और एज जैसे शब्द उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं, बताइए कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? बिल्कुल मेटाफर। यहां पर भी मेटाफर होगा। और देखें हम लोग, अ फ्लावरी बैंड। तो अ फ्लावरी बैंड एक फूलों की माला। अब ये फूलों की माला क्या है भैया? ये फूलों की माला भी एक प्रकार से सुंदर चीज है। तो यहां भी कौन सा पोएटिक डिवाइस जाएगा? निश्चित रूप से यहां भी जाएगा मेटाफर। और आगे ध्यान दें, बैंड, बाइंड, बाबा, दोनों में पहला अक्षर निकल रहा है। जहां पर दो या दो से अधिक शब्दों के पहला अक्षर एक ही उच्चारण से निकले, कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? बाबा निकल रहा है, हाँ बिल्कुल एलिट्रेशन। और आए आप आगे देखें, उसके बाद आर बी रीडिंग। तो देखिए यहां कवि ने क्या किया है, ये वाक्य थोड़ा गलत नहीं लग रहा है। अगर ये क्वेश्चन मार्क लग जाता तब तो ठीक है, आर बी ब्रीदिंग, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो लग नहीं रहा है, कह रहा है आर बी ब्रीदिंग। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य भी नहीं बन रहा है और पार्ट्स ऑफ स्पीच को इधर उधर कर दिया गया है। तो भैया अंग्रेजी साहित्य में जब पार्ट्स ऑफ स्पीच को इधर उधर करके लिखा जाए तो वहां पर एक पोएटिक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। बताइए सही वाक्य क्या होना चाहिए था? सही वाक्य होना चाहिए था बी आर रीडिंग, लेकिन क्या आ गया है? आर बी रीडिंग। तो यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? इन्वर्जन। कभी कभी कविता में आकर्षण लाने के लिए कभी इस तरह के पोएटिक डिवाइस का यूज कर देता है। तो आर बी ब्रीदिंग, इन्वर्जन। और देखें आप अगले में आ रहा है ऑफ नोबल नेचर। अगली लाइन देखें, ऑफ नोबल नेचर और ऑफ ऑल अनहेल्दी। तो ऑफ दो लाइनें एक ही शब्द से शुरू हो रही हैं। अगर दो लाइनें एक ही शब्द से शुरू हो रही हैं तो बताइए वहां पर कौन सा, दो या दो से अधिक लाइन अगर एक ही शब्द से शुरू हो तो बताइए वहां कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? भैया वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है एनाफोरा। कौन सा पोएटिक डिवाइस? एनाफोरा। तो आप एनाफोरा। आगे देखें, अब आगे कवि कहता है कि ये अंधेरा है, अस्वास्थ्यकर वातावरण है, उदास उदास दिन है, अच्छे गुणों की कमी है, नॉवेल नेचर की कमी है, आदमी ह्यूमन बन गया है इनह्यूमन। इन सब के बावजूद ये सारी चीजें हैं। यस, जॉन कीट्स स्वीकार करते हैं ये सारी चीजें हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब बुरी चीजों के बावजूद, इन सब बेकार चीजों के बावजूद, ये सब परेशान करने वाली चीजें हैं, डिस्टर्ब करने वाली चीजें हैं। दुनिया में दुख ही दुख है, टेंशन ही टेंशन है। इन सब के बावजूद, इन तनावों के बावजूद, इस निराशा वाले वातावरण के बावजूद,
इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सबके बावजूद, सम शेप, देखिए यहां भी एक पोएटिक डिवाइस आ गया। कौन सा पोएटिक डिवाइस? एलिट्रेशन। सम शेप, पहला अक्षर सा जा रहा है। सम शेप, कुछ आकार ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की, कुछ सुंदर सुंदर चीजें। इन सबके बावजूद संसार में गड़बड़ी ही गड़बड़ी है, लेकिन इन सबके बावजूद ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदर चीज मूव्स अवे द पाल, मूव्स अवे, हटा देता है पाल, पर्दा। तो कभी कहता है कि इन सब बेकार चीजों के बावजूद कभी अपने लोगों के सामने कोई सुंदर चीज आती है और हमारे आंखों से पर्दा हटा देती है, कोई सुंदर चीज। अब देखें, सुंदर चीज पर्दा उठा रही है। अब सुंदर चीज कोई मनुष्य है जो पर्दा उठाएगा, घूंघट उठाएगा, लेकिन ये घूंघट उठाने का गुण, पर्दा उठाने का गुण तो मनुष्य में होता है, और ब्यूटी मानव गुण से तो ओतप्रोत है नहीं, लेकिन उसे मानव गुण से ओतप्रोत दिखाया जा रहा है। भैया जहां ऐसी व्यवस्था हो, अंग्रेजी साहित्य में एक पोएटिक डिवाइस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ ब्यूटीफुल थिंग्स एक पर्दा उठा रही है, और जबकि उसके पास ब्यूटीफुल थिंग्स के पास न घूंघट होता है, न पर्दा होता है, न हाथ होता है, तो कैसे उठाएगी, कैसे पर्दा हटाएगी? लेकिन कभी तो जो चाहे सो करवा देना। तो यहाँ पर कैसा पोएटिक डिवाइस है? पर्सोनिफिकेशन। और आगे देखें, पर्दा हटा देती है फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी धुंधली स्पिरिट्स, आत्माओं से, जो हमारा मन बेकार सी चीजों को देख करके उनमें समा करके, जो अपने लोगों की आत्मा थोड़ा उदास हो गई है, थोड़ा जो धुंधली हो गई है, जो अपने लोगों की आत्मा में अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं, उस जो है आत्मा के ऊपर से पर्दा हटा देती है। कौन? सुंदर चीजें। हम कितने भी उदास, खिन्न, टेंशन में क्यों ना हो, लेकिन हमें कोई सुंदर चीज दिख जाए तो हम लोग खुश हो जाते हैं। सुंदर चीज का मतलब ऐसी कोई चीज नहीं कि जो आपको सुंदर लगे, आज सुंदर लगे, 4 दिन बाद सुंदर ना लगे। अब जैसे सुंदर चीज तो कोई अपनी पत्नी को सुंदर, अब देखिए शादी के पहले अगर आपकी होने वाली पत्नी से पहले से संबंध है, तो शादी के पहले वो आपकी अगर प्रेमिका है, तो शादी के पहले वो बहुत सुंदर लगती है। आप उसको जब भी संबोधित करते हो, कहते हो चंद्रमुखी, वो चांद के मुखड़े वाली है। शादी हो गई, 1 साल बीत गया, थोड़ा रंग रुआब उसका बन गया, वो भी आपको टेंशन देने लगी, थोड़ा बहुत बदजवानी करने लगी, तो बन गई सूर्यमुखी। और थोड़ा दिन 10-15 साल बीत गया तो ज्वालामुखी। तो उसको आप सुंदर कहोगे? जब थोड़ा परिवार पर दबदबा पत्नियों का बन जाता है, तो कैसे जो है अपना तेज दिखाती हैं, मानो ज्वालामुखी। तो वो सुंदर चीज नहीं है भैया, जो आपको खुशियां ना दे। जॉन कीट साहब क्या कहते हैं कि सुंदर चीजें वो हैं जो आपको खुशियां देती हैं। तो पहले तो चंद्रमुखी, फिर बाद में सूर्यमुखी, और फिर ज्वालामुखी। 15 साल में इतना चेंजिंग हो गई। और कभी क्या कहता है? फॉरएवर, हमेशा जो प्रसन्नता देता रहे, वो सुंदर चीज है। तो ये मनुष्य को तो सुंदर मानने की भूल की ही न जाए। क्यों? क्योंकि हमेशा आज खुशियां देते हैं, कल टेंशन देते हैं। कभी सावधान कर रहा है, कहता है कि भले हमारी आत्मा निराश और उदास हो, लेकिन सौंदर्य का दर्शन होते ही ये सुंदर चीजें हैं, ये आत्मा के ऊपर से पर्दा हटा देती हैं। धुंधली आत्मा के ऊपर से पर्दा हटा देती हैं और हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। सच द सन। अब कुछ सुंदर चीजों का उदाहरण दे रहा है कभी। सच द सन, ये सुंदर चीजों में कौन है पहले नंबर पर? सन। आजा बाबा के जमाने से ये सौर ऊर्जा मिल रही है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, और सब जीवन दे रहा है सूर्य, अनंत काल से दे रहा है, आज भी दे रहा है, कल भी देगा। तो सूर्य क्या है? सुंदर चीज है। ध्यान रखिएगा, सच सन, इसमें सा आ रहा है। कौन सा पोएटिक डिवाइस जाएगा? बिल्कुल एलिट्रेशन। साथ अब हम लोग देखते रहेंगे। एलिट्रेशन। द मून, चंद्रमा सदियों से ऐसा है। अपने लोगों को पूर्णिमा का चांद देखकर कितनी प्रसन्नता मिलती है। अपने गुजरी पीढ़ियों को भी इसने सुख दिया है, अपने लोगों को भी सुख दे रहा है, आने वाली पीढ़ियों को भी सुख देगा। चांद क्या है? सुंदर चीज।
कितना प्यारा प्यारा उदाहरण खोजा है जॉन कीट साहब ने, जैसे कि सन, जैसे कि मून, जैसे कि सूर्य, जैसे कि चंद्रमा, ट्रीज, जैसे कि पेड़, ओल्ड एंड यंग, चाहे नया पेड़ हो और चाहे पुराना, ओल्ड पुराना, यंग नया, चाहे नया पेड़ हो चाहे पुराना पेड़। तो ऐसी शख्सियत हैं कि इनको आप जब भी देखें ये मुस्कुराते रहते हैं और अपने लोगों को भी मुस्कुराने की प्रेरणा देते हैं। परिस्थितियां कैसी भी हो, कांटे में फूल खिला रहता है, परिस्थितियां कैसी भी हो, फूल मुस्कुराता रहता है, ये अपने लोगों को खुशियां देता है। आज से दे रहा है, कई पीढ़ियों से फूल लोगों को खुशियां देता चला आ रहा है। तो फूल क्या है? फूल है सुंदर चीज, क्योंकि हमेशा खुशियां देता है। तो बेटा यही एक बात ध्यान रखो, ओल्ड एंड यंग ये दोनों उल्टी बातें हैं ना, ओल्ड और यंग एक दूसरे के विलोम है ना। तो यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस है, इसको हम बोलते हैं एंटीथेसिस। क्या बोलते हैं? एंटीथेसिस। और यही एंड बीच में ना होता, एंड शब्द बीच में ना होता, इकट्ठे ओल्ड और यंग होता तो कौन सा पोएटिक डिवाइस होता? ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन, एंटीथेसिस दोनों मिलते जुलते पोएटिक डिवाइस हैं। ऑक्सीमोरॉन एक साथ दो विपरीत बातें लिखी जाएंगी और एंटीथेसिस थोड़ी दूर दूर पर बीच में कोई शब्द होगा तब विपरीत बातें लिखी जाएंगी। तो यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है? एंटीथेसिस। आगे देखें, स्प्राउटिंग आ सैडी बून। और ये पेड़ क्यों सुंदर है? क्योंकि स्प्राउटिंग ये निकालते हैं, ये स्प्राउट करते हैं, और असैडी बून ये छाया के रूप में एक वरदान देते हैं। स्प्राउट का मतलब अंकुरित होना और बून का मतलब आशीर्वाद, और सैडी मतलब छायादार। तो ये जो पेड़ होते हैं ये अपने लोगों को छाया दे करके मानो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो पेड़ एक क्या है? ब्यूटीफुल थिंग। और स्प्राउटिंग असैडी सा आ रहा है ना, तो यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? बिल्कुल एलिट्रेशन। आगे देखें, फार सिंपल सीप। ये फार सिंपल सीप, सिंपल सीप, सिंपल मतलब सरल और सीप मतलब भेड़, लेकिन सिंपल सीप का मतलब होता है कॉमन पीपल। तो ये जो पेड़ होते हैं ये किसी व्यक्ति विशेष को छाया देते हैं कि आम साधारण लोगों को सबको छाया देते हैं। तो पेड़ क्योंकि सबको छाया देते हैं तो सिंपल सीप, पहली बात तो सिंपल सीप में सा आ रहा है, हो जाएगा एलिट्रेशन। और उसके बाद और आप ध्यान रखें कि सिंपल सीप, ये सिंपल सीप एक सिंबोलिज्म है, किसके लिए? कॉमन पीपल के लिए। तो यहाँ पर सिंबोलिज्म भी है। तो सिंबोलिज्म पोएटिक डिवाइस, और सिंपल सीप सा आ रहा है तो एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस। तो आम जनता के लिए, साधारण लोगों के लिए ये क्या करता है? पेड़ छायादार स्थान दे करके मानो आशीर्वाद देता है। तो पेड़ चाहे नया हो चाहे पुराना हो, ये एक ब्यूटीफुल थिंग्स है। और आगे कभी क्या कहता है? एंड सच आर डैफोडिल। और इसी प्रकार से डैफोडिल भी एक फूल होता है। तो जैसे इसी प्रकार से डैफोडिल का फूल विद ग्रीन वर्ड, हरा हरा संसार, दे लिव इन, जिसमें वो रहते हैं। तो डैफोडिल जो हरे हरे संसार में रहते हैं, देखो हरा हरा संसार कह करके कभी अपने लोगों के सामने एक इमेज क्रिएट कर रहा है हरे हरे संसार का। तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस होता है उसको बोलते हैं इमेजरी। तो हरे हरे संसार में ये डैफोडिल का फूल खिला रहता है। तो डैफोडिल का फूल क्या है? ब्यूटीफुल थिंग्स है, क्योंकि ये खुशियां देता है। और ब्यूटीफुल थिंग दे लिव इन, जिसमें ये रहते हैं। तो हरा हरा संसार और डैफोडिल का फूल, ये भी हो गया ब्यूटीफुल थिंग। एंड क्लियर रील्स। तो एंड और क्लियर रील्स, क्लियर का मतलब स्वच्छ और रील्स मतलब छोटी छोटी नदियां। और छोटी छोटी नदियों की धाराएं, छोटी छोटी नदियां, दैट फॉर देमसेल्फ, जो स्वयं अ कूलिंग कवर्ड में, जो बनाती हैं स्वयं अ कूलिंग कवर्ड। कूलिंग का मतलब ठंडा और कवर्ड का मतलब होता है चुपके चुपके, छुप करके। तो ये जो नदियां होती हैं, छोटी छोटी जो जलधाराएं होती हैं, ये क्या करती हैं? ये एक छुप करके कूलिंग, ठंडेपन का, शीतलन का निर्माण करती हैं, एक शीत प्रदेश का निर्माण करती हैं। देखिए नदियों के अगल बगल जब हम लोग जाते हैं तो अपने लोगों को गर्मी लगती है कि थोड़ा, कितनी भी गर्मी हो, अपने लोगों को थोड़ा ठंडी का एहसास होता है ना, थोड़ा अच्छा वातावरण मिलता है ना। तो वही बात कभी कह रहा है कि ये जो छोटी छोटी जलधाराएं हैं, जो छोटी छोटी नदियां हैं, ये क्या बनाती हैं? छुप करके कूलिंग, एक ठंडई वाला, एक ठंडा ठंडा स्थान बनाती हैं।
अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्मी के सीजन के विपरीत, मतलब गर्मी का कितना भी मौसम हो लेकिन नदियों का किनारा हमेशा कूल कूल बना रहता है। तो कवि कहता है ये जो छोटी छोटी जलधाराएं हैं, नदियों की जो धाराएं हैं, ये छुप करके वहां एकदम धूप रहती है, दिखाई नहीं पड़ता कि कहां से ठंडाई आ रही है। पेड़ के नीचे तो दिखता भी है कि छाया है तो ठंडा ठंडा है, नदी के पास तो बिल्कुल धूप होती है, लेकिन छुप करके वो कूल बनाती हैं, ठंडा ठंडा वातावरण बनाती हैं। अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्मी के मौसम के विपरीत, मतलब गर्मी का मौसम रहेगा फिर भी नदियों का किनारा हमेशा कूल कूल रहेगा। अब देखिए जो है रील्स, ये जो छोटी छोटी जलधाराएं हैं चल रही हैं कल कल छल छल करती हुई, तो अपने लोगों के सामने कभी एक इमेज बना रहा है। अब बताइए यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस जाएगा? हाँ बिल्कुल इमेजरी। अगर लाइन को पढ़ करके हमारी आंखों के सामने कोई छवि बन जा रही है तो वहां कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? इमेजरी। तो ये जो रील्स हैं, जो नदियां हैं, क्लियर रील्स हैं, जो स्वच्छ जो है नदियों की जलधाराएं हैं, ये जो है कैसी चीज हो जाएगी? निश्चित रूप से अ थिंग ऑफ ब्यूटी, क्योंकि ये खुद गर्मी सह लेते हैं और हमको ठंडाई प्रदान करते हैं, हमको कूल कूल वातावरण देते हैं। तो क्लियर रील्स जो है क्या है? अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये देखें, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड मतलब बीच में, फॉरेस्ट मतलब जंगल, ब्रेक मतलब झाड़ी। तो जंगलों के बीच में झाड़ियां, कुछ झाड़ियां उगी होती है ना, वो झाड़ियां भी अपने लोगों को खुशियां देती हैं। और उस झाड़ियों में बता रहा है कवि कौन है, जैसे कि है रिच विद स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, रिच समृद्धशाली, भरा हुआ, स्पार्कलिंग चमकता हुआ, अफेयर एक सुंदर, मस्क रोज ब्लूम्स, मस्क रोज, रोज मतलब गुलाब और मस्क रोज मतलब कस्तूरी गुलाब और ब्लूम्स मतलब खिलना। तो ये जो पेड़ों के नीचे ये कस्तूरी गुलाब जो खिले होते हैं, ये चमकते रहते हैं और खुशबू से भरे होते हैं। कस्तूरी में बड़ी खुशबू होती है, कस्तूरी गुलाब में। तो कस्तूरी गुलाब खूब जो है महकता रहता है, समृद्ध, महक और चमक की समृद्धि से भरा हुआ है। अब अगर इसको हम देखेंगे तो अपने लोगों को क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। इसका मतलब ये सुंदर चीज है। एंड सच टू द, और इसी प्रकार से आगे कभी कहता है कि ये मस्क रोज है, फॉरेस्ट ब्रेक है और कूलिंग कवर्ड है। ये सब क्या दे रहे हैं? ये सब अपने लोगों को दे रहे हैं खुशियां। इसलिए ये सब क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। क्योंकि इस पाठ में जॉन कीट्स साहब अपने लोगों को यही बताना चाह रहे हैं कि क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आगे देखें, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ डूम्स, और सच इसी प्रकार से, टू है इज ग्रैंडियर शानदार, ऑफ डूम्स मौत, डूम्स का मतलब प्रलय, कयामत, जब सारे लोग, जब मर जाए कोई, उसको डूम्स बोलते हैं। तो कवि कहता है इसी प्रकार से शानदार लोगों की मौतें भी सुंदर चीजें हैं। ये सबकी मौत नहीं, लेकिन कुछ शानदार लोगों की मौत सुंदर चीज है। जैसे देखें, वी हैव इमेजिन, हम कल्पना करते हैं, फॉर देयर माइटी डेड्स, हम सोचते हैं, हम कल्पना करते हैं, माइटी शक्तिशाली और डेड मृत्यु, हम उनकी शक्तिशाली मृत्यु की कल्पना करते हैं। तो महान लोगों की महान मौत अच्छी, ये सुंदर चीज है क्योंकि हमें खुशियां देती हैं। कैसे खुशियां देती हैं? आप ध्यान दें, सरदार भगत सिंह फांसी पर चढ़े, मर गए, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि सरदार भगत सिंह अमर रहे। हम उनको मरने नहीं देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सरदार भगत सिंह की मृत्यु मृत्यु नहीं है। उसको पढ़ करके हम रोमांचित होते हैं, उसको पढ़ करके हमें जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए उनकी मृत्यु एक सुंदर चीज है। उनकी मृत्यु हमें कई साल से, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी, इनकी मौत साधारण मौत है नहीं, ये शानदार मौत है। और इन मृत्यु की कहानी जब हम पढ़ते हैं तो हमारे रोए रोए खड़े हो जाते हैं, हम रोमांचित हो जाते हैं। इसका मतलब शानदार लोगों की, महान लोगों की महान मौत क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी, क्योंकि ये हमें प्रेरणा देती है जीवन के पथ पर लड़ने के लिए, चलने के लिए। माइटी डेड, शक्तिशाली लोगों की मौत। तो माइटी डेड, अब कोई शक्तिशाली है तो मरना, दो उल्टी बातें हो रही है ना, तो बेटा यहां आप जी मोरान होगा। एक ही साथ दो शब्द रखे जाएं विपरीत अर्थ वाले।
तो आगी मोरा, और यहीं अभी बीच में कोई शब्द आ गया होता तो हो जाता एंटीथेसिस। आगे देखें कवि क्या कहता है, ऑल लवली टेल्स, ये जो महान लोग हैं जो मर गए हैं जो अब नहीं हैं, इनकी लवली टेल्स, रामायण में राम की कहानी, मोहम्मद साहब की कहानी, श्री कृष्ण की कहानी, विवेकानंद की कहानी, इनकी कहानी हमें जीने की प्रेरणा देती है ना। तो इनकी कहानियां कैसी कहानियां हैं, लवली टेल्स, ये प्यारी प्यारी कहानियां, दैट वी हैव हर्ड और रीड, जिनको हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, ये प्यारी प्यारी कहानियां जिसे हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें खुशियां मिलती हैं। तो ये क्या है, खुशियां दे रही हैं। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड एंडलेस माउंटेन, और ये जो महान लोगों की कहानियां हैं इसको कभी तुलना कर दे रहा है किससे, एंडलेस फाउंटेन। ये एक एंडलेस फाउंटेन है। फाउंटेन का मतलब होता है बेटा फवारा, और एंडलेस मतलब जिसका अंत ना हो, एंडलेस अनंत, ये अनंत फवारा जैसा है। इन महान लोगों की जीवन गाथाएं एक फवारे जैसी हैं, अनंत फवारे जैसे, आप इमॉर्टल ड्रिंक, और इनको जब हम सुनते हैं तो मानो कान के रास्ते हम इमॉर्टल ड्रिंक पी रहे हैं, हम कोई न मरने वाला पदार्थ पी रहे हैं। इमॉर्टल मतलब अमृत और ड्रिंक मतलब पीना, तो मानो हम कोई अमृत ऐसा चीज पी रहे हैं जिसको पी लेंगे तो मरने का डर खत्म हो जाएगा। भगत सिंह को पढ़ेंगे, चंद्रशेखर आजाद अपनी ही पिस्तौल से अपनी कनपटी को अपना प्राण दे देते हैं, अपनी कनपटी पर गोली मार करके। तो इन लोगों की कहानियों से अपने लोगों के हृदय से मरने का डर खत्म हो जाएगा ना। तो इन लोगों की कहानियां क्या है, अमृत पेय पदार्थ हैं, मरने का डर खत्म कर देंगी, जीने की प्रेरणा देंगी। तो ये है इमॉर्टल ड्रिंक, एक अमृत सदृश पेय पदार्थ है। कौन, ये महान लोगों की कहानियां, और ये एंडलेस फाउंटेन जैसी हैं, और हमारे लिए स्वर्ग से मानो अमृत का फवारा निकल रहा है। इसको हम पढ़ते हैं और सुनते हैं तो हमको प्रेरणा मिलती है। पोरिंग अनटू अस, जो पोरिंग उड़ेला जा रहा है हमारे अंदर, फ्रॉम हेवन, स्वर्ग, ब्रिंग, हेवेंस ब्रिंग, ब्रिंग का आशय होता है बेटा किनारा। तो स्वर्ग के किनारे से ये महान लोगों की गाथाएं, महान लोगों की कहानियां मानो एक फवारा है जो स्वर्ग के किनारे से छल छल करके, कल कल कह करके हमारे लोगों तक आ रहा है। हम लोग इसको सुनते हैं और मानो अमृत जैसा पेय पदार्थ पीते हैं। इससे हमें जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। तो अच्छे लोगों, महान लोगों की कहानियां, महान लोगों की मृत्यु को जॉन कीट्स ने क्या बता दिया है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये भी सुंदर चीजें हैं क्योंकि ये हमें सुनने में, पढ़ने में अच्छी लगती हैं और खुशियां देती हैं और आगे का हमारा पथ प्रदर्शन करती हैं। तो अब देखिए, थोड़ा सा अगर देखेंगे हम लोग तो एक एंडलेस कह रहा है, तो किसी चीज का ऐसा नहीं हो सकता कि एंडलेस किसी चीज का अंत ही ना हो, क्योंकि इस संसार में सबका अंत होना है। तो थोड़ा कवि ने बढ़ चढ़ करके बोल दिया है ना, और अंग्रेजी साहित्य में जहां बढ़ चढ़ के बोल दिया जाता है उसको बोलते हैं हाइपरबोल। तो एंडलेस फाउंटेन में हाइपरबोल भी हो सकता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति। थोड़ा बढ़ चढ़ करके बोल देना, अच्छा लगने के लिए, कविता को अच्छा लगने के लिए, कविता पढ़ने वालों को, पाठकों को थोड़ा रोमांचित कर दे, इसलिए थोड़ा अतिशयोक्ति या हाइपरबोल का प्रयोग कर दिया जाता है। तो यहाँ हाइपरबोल हो गया। ध्यान रखेंगे, पहले भी मैंने आपको बताया कि इस कविता में जो है राइमिंग स्कीम क्या है, ए ए बी बी, पूरी पोएम में यही चल रही है। देखिए, ड्रिंक है, ब्रिंक है, डेड है, रीड है, और ब्लूम्स है, डूम्स है, मेक है, ब्रेक है, ऐसे हर जगह चलेगा। तो कौन सा राइमिंग स्कीम होगा, ए ए बी बी। और कौन कौन सा पोएटिक डिवाइस है, लगभग हमने आप लोगों के साथ सबकी चर्चा कर ली है। ये रही जॉन कीट्स साहब की लिखी हुई पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो सुंदर चीजें क्या है, भ्रम हट गया। कहीं यहाँ पूरी कविता में कवि ने दुनिया के किसी सुंदर महिला या पुरुष का नाम नहीं लिखा है कि ये सुंदर हैं। जो मर गए हैं उनको तो सुंदर बताया, लेकिन किसी जीवित प्राणी का को सुंदर नहीं बताया, अ थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं बताया। क्यों? क्योंकि ये जो आदमी होता है ना, आज खुशियां देगा, कल दुख देगा। और रही बात चमड़ी की, तो इसका दिन दिन टिके हो रहा है, क्षय हो रहा है। जो आज सुंदर है, कल वो अगर चमड़ी के आधार पर सौंदर्य का निर्धारण करें तो वृद्धावस्था में कोई सुंदर नहीं रह जाता है।
इसीलिए कवि जो है अंदर की सुंदरता की बात करता है और बताता है सुंदर चीजें वो हैं जिनकी सुंदरता, जिनका सौंदर्य कभी खत्म नहीं होता है और जो दिन प्रतिदिन उनका लवलीनेस, उनका प्यारापन बढ़ता जाता है और हमें खुशियां देते हैं। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? जो हमें खुशियां दे। तो मुझे लगता है बेटा ये पाठ आप समझे होंगे। आगे और भी पाठ लेकर के और भी लेसन लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे।